दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। ठीक है, तो वैसे तो आज मेरे को उत्तराखंड का सेशन लेके आना था, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं आज उस पर काम नहीं कर पाया, थोड़ी व्यस्तता के कारण। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो एनसीईआरटी पे ही आधारित होगा। वैसे भी ये टॉपिक मैं लाता ही लाता, आज नहीं तो 4-5 दिन बाद फिर भी लाना पड़ता है। जो इसके बाद अगले टॉपिक आएंगे वो उत्तराखंड के होंगे। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी जो सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको बेसिक लेवल से हायर लेवल तक कंप्लीट करवाऊंगा, यानी 6th क्लास से 12th क्लास तक के जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम लोग देखेंगे। कुछ भी स्किप नहीं करेंगे जो आपकी बुक में दिया होगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक हथियार समझ लीजिए आपके एग्जाम करेक्ट करने की दृष्टि से। ठीक है, क्योंकि वो हर एग्जाम में एनसीईआरटी को ही फोकस करके क्वेश्चन बनाते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब एक बार आप यहाँ से एनसीईआरटी सीरीज सीख जाओगे, एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके बाद आप किसी भी किताब को पढ़ो, आपकी जीएस का जो लेवल होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या शुरू करेंगे आज फिर से एनसीईआरटी की क्लास को। ठीक, इसके अलावा देखिए कुछ लोग ये जानना चाह रहे थे कि मैं कौन हूँ, मतलब मेरा एक हल्का सा इंट्रो जानना चाहते, वो भी आपको समय आने पे बताऊंगा। अभी का हमारा मेन काम क्या है, मेरा काम है आपको सिखाना और आपका काम है उस चीज़ को सीखना। ठीक है, जल्दी ही मैं आपको अपने बारे में बता दूंगा और आप लोगों का अभी मेन इंटेंशन होना चाहिए कि आपको गेन करना है जो भी मैं आपको दूँ, ताकि आप भी क्या हो सकें, सफल हो सकें। ठीक है, और मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपको कि आप जल्दी से जल्दी क्या होंगे, सफल होंगे। ईमानदारी से आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। ठीक, तो देखिए जो कल मैं आपको पढ़ा रहा था एनसीईआरटी में, मैंने एक चीज़ बताई थी। मैंने क्या कहा था, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे क्या करती है, घूमती है। यानी जैसे आप ग्लोब देखते होंगे, ग्लोब अगर आप अपने हाथ पर लेगोगे, अगर उसको राउंड करोगे, ऐसे घुमाओगे, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में वो क्या होगी, घूमेगी। ऐसे ही हमारी पृथ्वी भी क्या है, अपने अक्ष पे घूमती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा घूर्णन क्या है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, उस टर्म को क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। और एक घूर्णन जो होता है ये 360 डिग्री होता है, यानी वो अपने अक्ष पे कितना घूमती है, 360 डिग्री। और इस 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 24 आवर लगते हैं। ठीक है, यानी 24 घंटे का समय लगता है। अब देखिए पृथ्वी क्या है, एक निश्चित पाथ में, मैंने आपको बताया था सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसी ही हमारी पृथ्वी भी दीर्घ वृत्ताकार पथ पे, मैंने कल बताया था जैसे अंडे का शेप होता है, ऐसा ही एक शेप होता है इस टाइप का। ये इस टाइप का एक शेप होता है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी क्या करती है, घूमती है। ठीक है, मतलब अंडे के जैसे शेप में। तो इस पाथ पे जो घूमते हैं इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ। अगर आपसे पूछता है पृथ्वी किस पाथ पे चक्कर लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार पाथ, इसमें क्या होता है, बीच में सन होता है यानी सूर्य। ठीक है, अब देखिए जो घूर्णन है, घूर्णन के कारण हमारे जो पृथ्वी में दिन और रात होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि पृथ्वी पे, अब ये मत सोचना कि इतना हल्का पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ भी स्किप नहीं करना है एनसीईआरटी का। ठीक है, जब आप 12th लेवल तक की एनसीईआरटी में आ जाओगे आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ यहीं से सब चीज़ें क्या होंगी, लिंक होंगी। दिन और रात क्यों होते हैं, घूर्णन के कारण। कितना कितना डिग्री घूमती है, 360, और कितने आवर में, 24 आवर में। अब देखिए ये क्या होता है, दिन और रात क्या होता है। आप ग्लोब को इमेजिन कीजिए, ग्लोब देखना, जब आप घुमाओगे तो सन के सिर्फ एक ही पोर्शन, जो सूर्य का मतलब जो पृथ्वी है हमारी, उसका सिर्फ एक ही भाग क्या पड़ता है, हमेशा सूर्य की दिशा में पड़ता है। इसीलिए एक जगह दिन होता है और उसके अपोजिट साइड क्या होती है, रात होती है। ठीक है, तो घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात। इसके अलावा जब इस पाथ पे पृथ्वी घूमती है, किस पाथ पे, इस दीर्घ वृत्ताकार पाथ पे सूर्य के चारों ओर अगर पृथ्वी घूमती है, उसको बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं, परिक्रमण। इस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं, परिक्रमण। आपसे ये पूछता है कि परिक्रमण क्या है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमना क्या कहलाता है, परिक्रमण। और ये परिक्रमा सूर्य कितने, ये हमारी पृथ्वी कितने समय में करते हैं, 1 वर्ष यानी 365 दिन। इसका मतलब है 365 दिन 6 आवर में। ठीक है, ये एग्जैक्ट है। हमारी पृथ्वी को इस सूर्य के चारों ओर घूमने में दीर्घ वृत्ताकार पथ में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अब ये 6 घंटे हैं, इसको कैलकुलेट हम ऐसे नहीं करते हैं। होता क्या है, देखिए जब ये 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे करके 4 साल हो जाएंगे, ये 6 को आप 4 से इंटू करो 24, यानी 6 को 24, उस 24 घंटे बराबर क्या होता है, 1 दिन। ठीक है, यानी इस 24 घंटे बराबर 1 दिन, यानी हर 4 साल बाद 1 दिन बढ़ जाता है, तो वो वर्ष 366 दिन का होता है, जिसको आप लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप वर्ष।
लीप वर्ष। और यही लीप वर्ष क्या है 29 फरवरी, जिसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब आप फरवरी 29 जाती है वो इसी लीप वर्ष की वजह से जाती है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उसको सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है, और 6 घंटे ऐड नहीं करते तो उसको हर 4 साल बाद ऐड करते हैं, ताकि एक दिन के बराबर क्या हो जाए, समय आगे बढ़ जाए। ये तो हो गया आपका लीप वर्ष। इस परिक्रमण के कारण हमारी पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? ऋतुओं का परिवर्तन होता है। अगर आपसे पूछता है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए मुख्य घटना क्या है, गुरुत्वाकर्षण, घूर्णन और ये परिक्रमण या कुछ अन्य, तो आप क्या बताओगे? परिक्रमण। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, सूर्य तो फिक्स है, अब पृथ्वी को क्या करना है, उसके चारों ओर घूमना है। एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के सबसे नज़दीक होंगी, एक समय ऐसा आएगा जब लंबवत पड़ेंगी, एक समय ऐसा पड़ेगा जब तिरछी पड़ेंगी, एक समय ऐसा भी आता है जब पड़ती ही नहीं है। मतलब अलग अलग गोलार्ध में अलग अलग कंडीशंस होती हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। तो आप ये अभी याद करना, आपको परिक्रमण के कारण ही हमारे पृथ्वी पे क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या होते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी मैं यूज करूंगा, इन टर्मिनोलॉजी को आपको आना चाहिए, और यहाँ से आपका क्या है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पहली टर्मिनोलॉजी है उत्तर अयनांत। क्या? उत्तर अयनांत। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी है उत्तर अयनांत, दूसरी है दक्षिण अयनांत, इन शब्दों को लिख लेना, और तीसरी है विषुव। तीन टर्मिनोलॉजी है उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत और इसके अलावा विषुव। इन शब्दों से आपका क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आएगा? उत्तर अयनांत की घटना कब होती है, उत्तर अयनांत किस गोलार्ध में होता है, उत्तर अयनांत के लिए क्या कंडीशन है, ऐसे ही दक्षिण अयनांत कब होता है, किस घटना, कौन सा मतलब समय पीरियड होता है, टाइम पीरियड, विषुव की घटना कब होती है, क्या कंडीशन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये शब्द याद रखना, उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत और विषुव। ठीक, अब क्या है देखिए, मैंने क्या कहा, सूर्य जो है केंद्र में स्थित है, किसके? सौरमंडल के। ठीक है, अब इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ऐसी हमारी पृथ्वी भी लगाती है, और वो जो पाथ है वो कैसा है? दीर्घवृत्ताकार पाथ। ठीक, इस पाथ पे आप ये मान के चलिए हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, ऐसे घूम रही है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो किरणें हैं सूर्य की, पृथ्वी को आप ये मान लीजिए, देखिए एक कंडीशन ये है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। एक कंडीशन यहाँ पे है सेम, नॉर्थ पोल साउथ पोल। एक कंडीशन यहाँ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और एक कंडीशन यहाँ पे है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यानी ये आपकी एक मतलब दीर्घवृत्ताकार पाथ है, जिसपे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। ठीक, अब देखिए इस वाले को आप मान के चलिए उत्तरी गोलार्ध हर जगह, और इसको दक्षिणी, इसको क्या उत्तरी, इसको दक्षिणी, इस वाले को उत्तरी, इसको दक्षिणी, इसको उत्तरी, इसको दक्षिणी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुनना, उसको आपका पेपर में आ सकता है। ठीक है, पहली जो डेट है वो है 21 मार्च, यहाँ पे आप लिख देना 21 मार्च, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे आप लिखोगे 21 जून। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे 23 सितंबर। ठीक, और यहाँ आप लिखोगे 22 दिसंबर। ऐसा करना, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करना, एग्जैक्टली ऐसा। यहाँ पे से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ठीक, मतलब इस पाथ पे पहली कंडीशन है 21 मार्च की। ये क्या कहा मैंने, उत्तरी गोलार्ध इस साइड का, ये दक्षिणी गोलार्ध, और ये इस पे अक्षीय, यहीं पे भूमध्य रेखा भी है। ठीक है, इस कंडीशन में देखिए सूर्य की किरणें सीधे कहाँ लंबवत पड़ेंगी, भूमध्य रेखा के आसपास। देख रहे, साफ दिख रहा है, यानी उत्तरी गोलार्ध पे न पड़ के दक्षिणी गोलार्ध पे न पड़ के भूमध्य रेखा, जिसको मैंने 0 डिग्री कहा था, कल मैंने आपको बताया था 0 डिग्री का जो इलाका होता है विषुवत जिसको कहते, वहां लंबवत पड़ रही थी। ठीक, दूसरी कंडीशन 23 सितंबर, यहाँ भी देखिए इसी विषुव के आसपास, यानी इसी विषुवत रेखा के आसपास लंबी पड़ रही है सूर्य की किरणें। सेकेंड कंडीशन। अब देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर, जिस समय पृथ्वी पर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के आसपास लंबवत पड़ती हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं विषुव। क्या बोलते हैं, विषुव। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपसे पूछता है कि विषुव क्या है, आप क्या कहोगे, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें जब भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री के अक्षांश के आसपास लंबवत पड़ती हैं, उसको क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं।
विषुव में अब आपसे पूछेगा विषुव की कंडीशन कहाँ पे होती है, आप क्या कहोगे, भूमध्य रेखा के आसपास। अगर आपसे पूछता है कि विषुव की कंडीशन में सर्वाधिक तापमान किस इलाके में रहता है, आप क्या कहोगे, भूमध्य रेखा के आसपास, क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ पे लंबवत पड़ रही। आपसे पूछ देगा विषुव की कंडीशन कब होती है, डेट देगा 21 सितंबर 23 मार्च, ये को आपको रखना है विषुव की कंडीशन 21 मार्च और 23 सितंबर। हमेशा याद रखना, गांठ बांध देना, विषुव की घटना 21 मार्च और 23 सितंबर। जब सूर्य की किरणें इस इलाके पे लंबवत पड़ रही हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है उन दिनों यहाँ पे दिन और रात की अवधि बराबर होती है, यानी 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, किसमें, विषुव के कंडीशन में। ठीक है, तो विषुव के कंडीशन में 12 घंटे के दिन 12 घंटे के रात कहाँ पे होंगे, यानी दिन और रात की अवधि बराबर कहाँ होती है, आप कहोगे भूमध्य रेखा। 21 मार्च से चलते चलते 3 महीने बाद जब 21 जून का समय आता है तो मैंने इस पार्ट को बताया है आपको कि ये उत्तरी गोलार्ध, उस समय सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत पड़ेंगी, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध पे लंबवत पड़ने का मतलब मकर रेखा पे लंबवत, कर्क रेखा, मैंने कल बताया था ना, कर्क रेखा कहाँ होती है, उत्तरी गोलार्ध। तो जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती हैं उसको बोलते हैं उत्तर अयनांत। क्या बोलते हैं, उत्तर अयनांत। ठीक, उत्तर अयनांत, इसको बोलते हैं उत्तर अयनांत। आपसे पूछेगा उत्तर अयनांत कब होता है, आप क्या होगे, जब सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पे पड़ती है। किसी डेट पे होता है, 21 जून। उत्तर अयनांत के समय किस इलाके में गर्मी होगी, उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत पड़ रही। अब ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आप कैसे बताओ, कैसे गलत करके आओगे। उत्तरी अयनांत की घटना का संबंध किस गोलार्ध से, उत्तरी गोलार्ध से। उत्तर अयनांत की कंडीशन कब होती है, 21 जून। उत्तर अयनांत के समय क्या कंडीशन है, कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत। उत्तर अयनांत के समय किस इलाकों में दिन और रात जो होता है लगभग बराबर होते हैं, नहीं पूछेगा, क्योंकि ये दिन और रात सिर्फ कहाँ बराबर होता है, भूमध्य रेखा के आसपास। इन दिनों क्या होगा, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे लंबवत पड़ेगी तो दिन की अवधि क्या होती है, बढ़ जाती है। आपने देखा होगा हमारे वहाँ जो है इंडिया में जब जून का महीना होता है दिन बहुत लंबे हो जाते हैं, 8-8 बजे अंधेरा होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ लंबवत पड़ रही है, देर तक सूर्य की किरणें इस इलाके में रहेंगी, तो इस वजह से यहाँ दिन की अवधि लंबी होती है। तो आपको उत्तर अयनांत 23 सितंबर बता दिया, विषुव की कंडीशन। लास्ट है कौन सा, दक्षिण अयनांत। ये बताया था मैंने, दक्षिणी गोलार्ध इस साइड का। ये इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें यानी मकर रेखा पे लंबवत पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत पड़ेंगी उसको बोलते हैं दक्षिण अयनांत। ठीक है, आपसे पूछेगा दक्षिण अयनांत की घटना कहाँ होती है, आप बताओगे मकर रेखा के आसपास। दक्षिण अयनांत की घटना किस गोलार्ध से संबंधित है, आप बताओगे दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिण अयनांत के समय क्या होता है, आप बताओगे मकर रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। दक्षिण अयनांत की घटना किस तिथि को लगभग होती है, 22 दिसंबर। इतनी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या पूछता है, जब आपके वहाँ, यानी अभी हमारे वहाँ तो हम इधर हैं, ठीक है, हमारे वहाँ इस टाइम ठंडियों में जैसे 22 दिसंबर के आसपास जब यहाँ गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरण लंबवत पड़ रही है, तो उस टाइम हमारे वहाँ ठंड होता है, क्योंकि सूर्य की किरण तो यहाँ लंबवत है, हम तो कर्क रेखा में हैं, हमारे वहाँ ठंड होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर आप शीत ऋतु के समय क्रिसमस मनाते हैं 25 दिसंबर के आसपास, तो किन इलाकों में उस समय गर्मी होगी। अब गर्मी कहाँ होगी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यानी जो मकर रेखा के आसपास जितने भी देश हैं वहाँ उसमें गर्मी होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत, वो सब छोड़ दीजिए, आपको ये डेटा याद रखनी है। उत्तर अयनांत 21 मार्च, विषुव 21 मार्च और 23 सितंबर, उत्तर अयनांत 21 जून, दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर। ठीक है, ये आपके समझ आ गया होगा। अगला देखिए, जब आपको मैं ये सब चीज़ें समझा रहा हूँ, उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत, लीप वर्ष, इसके अलावा एक कुछ मानचित्र होते हैं हमारे उसमें। ठीक है, एक को बोलते हैं भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होता है, मैप जो देखे होंगे, ऐसे मानचित्र जहाँ आप प्राकृतिक चीज़ों को दिखाओगे, जैसे नदी, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, झील, कोई भी ऐसा मैप जो प्राकृतिक चीज़ों को दिखाता है उसको बोलते हैं भौतिक मानचित्र। ठीक, दिया है आपके उसमें तो मैं बता रहा हूँ। राजनीतिक मानचित्र किसको कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र में देशों की, राज्यों की सीमाएं जहाँ दिखाई जाती हैं, जैसे किसी राज्य की लोकेशन, किसी गाँव की, कस्बे की, नगरों को, ऐसे इलाके जहाँ दिखाए जाते हैं उसको बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। और एक और चीज़ होता है उसको बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। क्या, थीमेटिक। थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर चीज़ जब दिखाई जाती है किसी मैप में, आपने कभी कभी देखा होगा कोई ऐसा मैप जिसमें सिर्फ रेलवे वाले पॉइंट दिखा देगा, कभी कभी ऐसी जिसमें सिर्फ जनसंख्या के इलाके दिखा देगा, कभी कभी जो मतलब पर्टिकुलर चीज़ सड़क दिखा देगा, कभी कभी डैम वाले इलाके दिखा देगा, यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ को दिखाने वाले मैप को क्या बोलते हैं, थीमेटिक मानचित्र। ठीक, इसके अलावा मैप में क्या होता है, ऐसे एक रूढ़ प्रतीक होते हैं। रूढ़ प्रतीक, अगर आपसे पूछ देगा रूढ़ प्रतीक का क्या मतलब है,
मैप में दिखाए गए ऐसे सारे इंडिकेशन या ऐसे सारे प्रतीक जिनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, रूढ़ प्रतीक बोलते हैं। ठीक है, आप समझ जाएंगे रूढ़ प्रतीक का मतलब है ऐसे सारे बिंदु जिसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी आपकी किताब में और यूज कर रखी है, उसको बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त। क्या, प्रदीप्ति वृत्त। आपसे अगर ये पूछता है कि प्रदीप्ति वृत्ति क्या है, ऑप्शन दे देगा चार, तो आप हमेशा याद रखना ग्लोब पे बनाया गया एक ऐसा वृत्त जो दिन और रात को क्या करता है, डिवाइड करता है, यानी जो सेपरेट करता है दिन और रात के इलाके को, उसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं। ठीक है, जब आप इतनी चीज़ें समझ रहे हैं, अब आपके जो उसने दे रखे हैं चीज़ें, उसमें कुछ पर्वतों के नाम दे रखे हैं। आपको सबको पता होगा माउंट एवरेस्ट नेपाल में विश्व का सबसे बड़ा क्या है, पर्वत है। ये बताइए इसकी हाइट वगैरह तो आपको मिल ही जाएंगे, तथ्य हैं कहीं भी मिल जाएंगे, कोई 8,839 देखा, कहीं 50, कहीं कुछ, वो ज़्यादा पूछता नहीं है। इसके अलावा केटू क्या बोलते हैं, गाडविन आस्टीन। ठीक है, ये क्या है, भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, गाडविन आस्टीन बोलते हैं इसको। ये कहाँ है, कश्मीर के इलाकों में पड़ती है। जब हम पढ़ाएंगे, जब मैं आपको भारत की वो पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी आपका जो दिया है वो तीसरे नंबर में कौन है, कंचनजंगा। कंचनजंगा, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पे। तो आपकी इसको हाइट का क्रम आना चाहिए, सबसे बड़ा एवरेस्ट, फिर केटू यानी गाडविन आस्टीन, और तीसरा कंचनजंगा। ये तो क्या है, पर्वतों की सीरीज है। महाद्वीपों का आकार आपको आना चाहिए, सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया, फिर कौन है, अफ्रीका, फिर उसका है उत्तरी अमेरिका। तो इस प्रकार से एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये तीन तो आपको याद रहनी ही रहनी चाहिए। कभी कभी क्या पूछता है, अब समय आता है भाई चेंज पूछ देगा, क्रम पूछ देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको इनका क्रम आना चाहिए, बाकी इसके पीछे का छोड़ भी दोगे। सबसे छोटा लास्ट में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, ये तो हो गया महाद्वीपों का क्रम। यूराल पर्वत के बारे में दे रखा है उसने, एक यूराल पर्वत पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, यूराल पर्वत क्या करता है, देखिए जब आप मैप में एशिया और यूरोप को देखोगे आपको सब चिपके हुए दिखेंगे, आपको आइडिया नहीं आएगा कहाँ है। यही यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को क्या करता है, अलग करता है। और इसी के साथ एक और नदी है, यूराल नदी। यूराल नदी, यूराल पर्वत और यूराल नदी क्या करती हैं, एशिया और यूरोप को क्या करती हैं, दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करती हैं, अलग करती हैं। कल मैंने आपको कर्क रेखा, भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा और मकर रेखा बताई थी। ये तीनों रेखाएं एक ही महाद्वीप से गुजरने वाली, एक सिर्फ एक महाद्वीप ऐसा है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, वो है अफ्रीका महाद्वीप। क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। अगर आपसे पूछता है कर्क, मकर और विषुवत रेखा किस महाद्वीप से गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ठीक है, स्वेज नहर के बारे में लास्ट में आपको बताऊंगा आज का, ये भी दे रखा उसने, कहाँ है ये स्वेज नहर, मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी नहर है, यानी कृत्रिम, यानी जो प्राकृतिक नहर नहीं है, ये मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी नहर है। किस किस को जोड़ती है, लाल सागर प्लस भूमध्य सागर। आपसे पूछेगा स्वेज नहर किन दो इलाकों को जोड़ती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर। आपको इसको मैप में देखना है, जब अफ्रीका का मैप देखेंगे उसके किनारे में मिस्र है, मिस्र का एक सिनाई प्रायद्वीप है। ठीक है, कौन सा, सिनाई। इसी सिनाई प्रायद्वीप में क्या है, स्वेज नहर है। किस किस को जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को। और ये मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी क्या है, नहर है, कृत्रिम नहर। इस नहर को व्यापार के लिए खोला गया था 1869 में। अगर आपसे पूछता है स्वेज नहर कब खुली थी व्यापार के लिए, तो आप बताओगे 1869। इसके अलावा एक पनामा है। पनामा एक देश है जहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जुड़ते हैं। अगर आपसे पूछता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कहाँ पे जुड़ते हैं, आप बताओगे पनामा देश में। ठीक है, और ये पनामा क्या है, स्थल खंड है, स्थल खंड। यहाँ पे क्या जुड़ते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक, ये जो पनामा देश है यही प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। अगर आपसे पूछता है पनामा देश के तहत कौन से दो महासागर अलग होते हैं, आप कहोगे एक पैसिफिक और एक अटलांटिक। ठीक है, पैसिफिक महासागर के बारे में आपको पता है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछता है, प्रशांत महासागर। इसी प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे बड़ी क्या है, गर्त है, यानी खाई है, सबसे गहरी खाई जिसको बोलते हैं मैरियाना गर्त, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मैरियाना गर्त विश्व की सबसे बड़ी खाई है, वो कहाँ है, प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद जो आएगा, देखिए एक चीज़ और होती है, वो होती है जलमंडल। जलमंडल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़, यानी हमारे अर्थ पे पाई जाने वाला, चाहे बर्फ हो, कोई भी ऐसा रूप जिसमें पानी हो, ठीक है, जलवाष्प हो या वाष्प हो, कुछ भी ऐसी चीज़, महासागर वगैरह, वो जलमंडल का हिस्सा है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है निम्नलिखित में से जलमंडल के हिस्से कौन से हैं, तो आप क्या कहोगे, जलवाष्प, बर्फ, वाष्प
कुछ भी, ठीक है, यानी पानी से संबंधित जो भी चीज़ है वो जलमंडल का हिस्सा होती है। एक टर्मिनोलॉजी और दे रखी है उसमें, वो दे रखी है जैवमंडल। ये क्या होता है? देखिए, पृथ्वी पे क्या है, मुख्यतः 3 टाइप के मंडल पाए जाते हैं। एक तो जल, मतलब जहाँ पे हम हैं, यानी स्थल मंडल। एक क्या है, जलमंडल, वाटर वाला इलाका। और एक क्या है, वायुमंडल। जहाँ पे ये तीनों का मिश्रण होता है, यानी जहाँ पे तीनों कंडीशंस पाई जाती है, यानी वायु भी होगी वहाँ पे क्या होगा, स्थल भी होगा, वहाँ पे क्या होगा, जलमंडल भी होगा। यानी तीनों की अगर जहाँ पे कंडीशंस पाई जाती है, इनका संयुक्त रूप क्या कहलाता है, जैव मंडल। ठीक है, यानी जैव मंडल किससे मिलकर बना होता है, तीनों चीज़ों से। ठीक है, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, इन तीन चीज़ों से मिलकर क्या बना होता है, जैवमंडल। ये इतना ही नहीं है, ठीक है, ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी बुक में दे रखी है। हम जब इसको कवर कर लेंगे सब आ जाएगा आपको। ये तो एनसीईआरटी की 11th की क्लास में पूरा डीप होगा, वहाँ आते आते आप सब चीज़ सीख जाएंगे, ठीक है, जितना एनसीईआरटी में होगा। देखिए, इसके अलावा जो आपका कुछ एक चीज़ पूछ सकता है, जैसे आपको क्या करना है, महाद्वीपों की लोकेशंस देखनी है अपने मैप में। आप देखो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, बिना मैप के नहीं होगा। मैं तो इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एनसीईआरटी लेवल में इससे काम चल जाता है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इतनी मैप की। ठीक है, इतना बेसिक लेवल की है, तो इतना आपको खुद इमेज बनाया होगा, आप भी स्कूल से पढ़ के आए हैं। तो देखिए, जब आप लोकेशंस देखेंगे उसमें एक चीज़ गौर करना, मैंने क्या बताया था, जैसे अर्थ है, ठीक है, ये क्या था, भूमध्य रेखा। इससे ऊपर का इलाका क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब जनरली मैप क्या होते हैं, जैसे मतलब जो महाद्वीप होते हैं, जैसे इस इलाके में है एशिया महाद्वीप, यहाँ कहीं अफ्रीका, यहाँ उत्तरी अमेरिका, यहाँ दक्षिणी अमेरिका, इसी प्रकार से होता है, यहाँ यूरोप वगैरह, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऐसे ही मैप है, और यहाँ लास्ट में अंटार्कटिका। आप देखना, एक चीज़ नोट करना, सिर्फ एकमात्र महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ऐसा है जो कंप्लीटली दक्षिणी गोलार्ध में, यानी भूमध्य रेखा से नीचे। बाकी कहीं ना कहीं हर महाद्वीप के हैं, मतलब जैसे यूरोप वाला तो क्या है, पूरी रूप से उत्तरी मतलब उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी गोलार्ध में। अगर आपसे ये पूछता है कंप्लीट रूप से दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप है, तो आप क्या बताओगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसको आप देख लेना। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप। अब द्वीप क्या होते हैं, जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है। अब आप ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देखोगे उस अपने मैप में, उसकी लोकेशन देखोगे, आपको पता चल जाएगा हर जगह इसकी क्या है, वाटर है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी बोला जाता है। किसको, ऑस्ट्रेलिया को। अब देखिए, जब आप इतना चीज़ सीख चुके हैं, एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, वो यहाँ कहीं है, इधर है, इस वाले भाग में। ठीक है, उस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है विश्व की, उसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्या है, एंडीज। अगर आपसे पूछता है एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, वो किस महाद्वीप में है, तो वो किस में बताओगे आप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, इसके अलावा इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक नदी भी बहती है जो विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, वो है अमेजन। ठीक है, अपवाह क्षेत्र की जैसे सबसे लंबी नदी माना जाता है किसको, अमेजन को। तो ये भी कहाँ बहती है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक, किन किन देशों से बहती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, वो जब मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा तब आपके समझ में आ जाएगा। हम अभी एनसीईआरटी सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, जितना आपने दिया है। इसके अलावा देखिए, आपको क्या देखना है, जब आप महाद्वीपों के बारे में आप समझ चुके हैं, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके क्वेश्चन में आता है, वो है क्वेश्चन अंटार्कटिका महाद्वीप से। ठीक है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, इस महाद्वीप से क्या क्वेश्चन आना है, देखो, जब आप मैप में देखोगे, ये भी कंप्लीटली कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, पूरा बर्फीला इलाका है, सदैव यहाँ बर्फ रहती है। इस महाद्वीप में एक जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बोला था, दक्षिणी ध्रुव इसी के मध्य में है। जो साउथ पोल बोल रहा था मैं, ये है ना, जैसे ये यहाँ पे मैंने साउथ पोल बोला था, वो साउथ पोल इसी महाद्वीप के क्या है, मध्य में है। अब यहाँ हमेशा बर्फ पड़ी रहती, रिहायशी इलाका है नहीं। तो ये जो इलाके होते हैं, वैज्ञानिकों के लिए शोध के केंद्र होते हैं। तो भारत ने भी यहाँ पे क्या कर रखा है, शोध कार्यक्रम चला रखा है, यानी रिसर्च का। उसी रिसर्च कार्यक्रम के तहत भारत ने वहाँ कुछ शोध केंद्र स्थापित किए हैं, जिसका नाम आपसे पूछता है पेपर में। ठीक है, देखिए, इतने बेसिक लेवल की किताबों में ये चीज़ है, तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। क्या क्या है, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। इन तीनों का नाम आपको याद आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, भारती क्या है
ऑप्शन दे देगा उत्तरी गोलार्ध में या उत्तर के इलाकों में भारत का शोध केंद्र, या देगा अंटार्कटिका में भारत का शोध केंद्र। ऐसी दक्षिणी गंगोत्री क्या है आपको आना चाहिए, मैत्री क्या है आना चाहिए। ठीक है, अब आप थोड़ा एडवांस लेवल के अगर पढ़ने वाले हैं तो आप चाहें तो इसके ईयर नेट से सर्च कर सकते हैं कब स्थापित किया गया था, पहला कौन सा था, ऐसे। ठीक है, वैसे अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तो आपको खुद धीरे धीरे सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, ये तो था अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जानने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें महासागरों के बारे में बताऊंगा। आप महासागरों को देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। ठीक, उसके बाद कौन सा है, अटलांटिक। ठीक है, तीसरे में कौन सा है, हिंद महासागर। ये इनका क्रम है इनके साइज के हिसाब से। ये प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा पूछेगा तो आपका प्रशांत महासागर। इसके अलावा ये महासागर सबसे गहरा महासागर है, सबसे गहरा। मैंने अभी बताया ना, मैरियाना गर्त विश्व का सबसे जो गहरा इलाका, गहरा प्लेस है वो कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। अब आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता, अगर ये पूछता है निम्नलिखित में से किस महासागर का जो आकार है, जैसे हर किसी का आकार होता है, किस महासागर का जो आकार है वृत्ताकार है, तो आप क्या बताओगे, प्रशांत। इसका जो आकार है वृत्ताकार है। कैसा है, वृत्ताकार। ऐसे ही अटलांटिक है। अटलांटिक महासागर की विशेषता क्या है, इसके जो तट हैं, जैसे तट हैं वो हैं दंतुरित टाइप के, ऐसे कटे फटे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है किस महासागर के तट क्या हैं, कटे फटे हैं, तो क्या बोलोगे आप, अटलांटिक, यानी दंतुरित भी कहते हैं। ठीक है, और ये दंतुरित महासागर मतलब तट होने का ये फायदा होता है, यहाँ पे प्राकृतिक पोताश्रय बन जाते हैं। ठीक है, यानी जो नेचुरली जो हम बंदरगाह टाइप के कहते हैं पोताश्रय, वो इसमें बन जाते हैं। तो प्राकृतिक पोताश्रय कहाँ पाए जाते हैं, किस महासागर की विशेषता है कहेगा तो पोताश्रय। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है कि प्राकृतिक पोताश्रय किस महाद्वीप की ये महासागर की विशेषता है, आप क्या कहोगे, अटलांटिक। ठीक है, और ये जो इसका जो शेप है, इसका जो आकार है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, एस। ठीक है, इस प्रकार का इसका शेप है, आप देखना इसको अपने मैप में तो एस की तरह दिखेगा। इसके अलावा विश्व के सबसे व्यस्ततम महासागरों में से एक है। अगर आपसे पूछता है व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है, आप क्या बताओगे, अटलांटिक महासागर। ठीक है, और सबसे फेमस क्वेश्चन इसे यही बनता है कि प्राकृतिक पोताश्रय किस महासागर की विशेषता है, क्या कहोगे आप, अटलांटिक। क्यों है पूछता है, क्योंकि इसके तट क्या है, दंतुरित हैं, यानी दंतुरित का मतलब कटे फटे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हिंद महासागर, इसका भी कोई शेप है, इसका शेप है त्रिभुजाकार। ठीक है, अगर हिंद महासागर का शेप पूछता है आपको, वो क्या है, त्रिभुजाकार है। ठीक, ये तो आपकी क्या जानकारी थी महासागरों के बारे में। इसके अलावा जो आपका दिया हुआ है कुछ एक और चीज़ें और दे रखी हैं, जैसे वायुमंडल का संगठन दे रखा है, वायुमंडल किन की चीज़ों से बन के बना है। ठीक है, अब मेनली आगे है इसके बारे में डीप जो है, जितना आपको यहाँ पे जानना है, ये लगभग 5 इसमें क्या होते हैं, स्तर पाए जाते हैं वायुमंडल में। ठीक, और वो किस आधार पर बनाए गए हैं, जैसे तापमान वगैरह है या और जो फैक्टर हैं, उनके आधार पर 5 भागों में हम वायुमंडल को बांटते हैं। उसका आपसे क्रम पूछ सकते हैं। पहला आता है शोभमंडल, फिर आता है समताप, क्योंकि इस इलाके में तापमान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, आयन मंडल, सॉरी मध्यमंडल आएगा पहले। ठीक है, मध्यमंडल, फिर क्या आएगा, आयन मंडल, और लास्ट में क्या आता है, बहिर्मंडल। ये है 5 चीज़ें जिसमें वायुमंडल जिनसे मिलके बना है, ये मंडल हैं। आप यहाँ पे इस किताब के हिसाब से अगर पेपर को वाले को लगा कि मैं इस किताब से क्वेश्चन बनाऊँ या आगे की किताब न देखे, पूछ देगा वो मध्यमंडल किन 2 मंडलों के बीच पाया जाता है, क्या कर लोगे वहाँ पे। तो आपको ये तो सबको आता होगा, निश्चित क्रम भी आना चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। आज से अगर आपसे पूछता है वायुमंडल का क्रम बताओ, आपके जबान में ये होना चाहिए। ये नहीं कि एक बहिर्मंडल कह रहे हो सोच के शोभमंडल कह रहे हो, फिर आंख बंद करके मध्यमंडल कह दिया, फिर आयन मंडल कह दिया, ऐसा नहीं चलता है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने में पहला आता है शोभमंडल, दूसरा आता है समताप मंडल, तीसरा आता है मध्यमंडल, चौथा आता है आयन मंडल, 5वां आता है बहिर्मंडल। ये इसका एग्जैक्ट तरीका होता है। उसके बाद अगर आपने सिर्फ आपको ये लाइन याद रखनी, इसका तरीका है, उसके बाद अपने आप पूछ देगा बहिर्मंडल से पहले कौन सा मंडल पाया जाता है, समताप मंडल किन 2 मंडलों के बीच पाया जाता है, शोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल आता है। हजारों क्वेश्चन निकाल देगा। आप लोगों ने अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, आप उसमें कहीं भी नहीं अटकेंगे। इनमें क्या पाई जाती है, गैसेस पाई जाती है। अब गैसेस आपको पता ही है, बचपन से पढ़ रहे हो, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अदर गैसेज 1%, ये सब
यहाँ पे इतने हल्के लेवल पे नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए वायुमंडल में गैसों का एक निश्चित क्रम है, इस मतलब बैलेंस है जो प्रकृति ने हमें दे रखा है। अगर इन गैसों से छेड़छाड़ की गई, किसी गैस की वैल्यू बढ़ गई वहाँ पे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसों की वैल्यू बढ़ने से क्या होता है, ये पार्थिव विकिरण को ब्लॉक कर देती हैं। पार्थिव विकिरण क्या हुआ मैं बताऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, आपका काम है सीखना, हमारा काम है सिखाना। ठीक है, टाइम आने पे बताऊंगा। अभी इतना समझ लीजिए, जैसे सूर्य से जो किरणें आती हैं वो टकरा के पृथ्वी से जब वायुमंडल की ओर बैक जाती हैं, उसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। ये जो CO2 गैस है वो पार्थिव विकिरण को ब्लॉक कर देती है, यानी सूर्य से आने वाली किरणों के लिए तो ट्रांसपेरेंट होती है, यानी आने देती है उनको अंदर। जब वो किरणें पृथ्वी से टकरा के वायुमंडल में वापस जाती हैं तो वो बन जाते हैं पार्थिव विकिरण, यानी पार्थिव माने पृथ्वी, विकिरण माने उससे जो उत्सर्जित हो रही है, उस उत्सर्जित पार्थिव विकिरण को CO2 ब्लॉक कर देता है। इस ब्लॉक करने के कारण वो जब अंतरिक्ष में नहीं जा पाती है वो गैस, तो हमारे वायुमंडल के तापमान को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। वायुमंडल का तापमान बढ़ता है तो पृथ्वी पे क्या होता है, गर्मी बढ़ती है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी भू तापन। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग वही है। अगर आपसे पूछता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, आपकी किताब के हिसाब से फिलहाल ये, बाकी CFC वगैरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सब हम देखते रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें तो आपकी आज हो गई। ठीक है, लास्ट एक दिन और आएगा NCERT की क्लास ज्योग्राफी की, तो एक किताब आपकी खत्म। 3 क्लास में एक किताब पे ले रहा हूँ। आपको क्या करना है, जब देखो मैं चाहता तो मैं आज रेस्ट ले सकता था, जब मुझे पता था मुझे उत्तराखंड का टॉपिक देना है, फिर भी मैंने रेस्ट ना किया, स्किप नहीं किया। आप लोगों के लिए मैं आ रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप सफल हो सकें। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप लोग रिजल्ट देंगे, रिजल्ट लेके आएंगे। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप खूब मेहनत करो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। ठीक, होमवर्क हमारा चल रहा है तो आज भी चलेगा। आपका जो अगला होमवर्क है, मैंने क्या क्या दिया है, एक तो मैंने दिए हैं गवर्नर, उनके टाइम पे क्या क्या घटनाएं हुई, कब हुई। दूसरा मैंने दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, उनकी अध्यक्षता और उसमें कौन से प्रस्ताव पारित हुए थे। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लुसेंट से भले ही आप पढ़ो, आपका क्लियर होना चाहिए। अब कितना पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अगली चीज़ मैं बताता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का ही दे रहा हूँ, उत्तराखंड में पढ़ा रहा हूँ, मैं फिर दूंगा। अगला आपको क्या करना है, भारत में जनजाति और जातीय आंदोलन, जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, जितने भी जनजातीय आंदोलन हैं, उनको कब हुए, किसके नेतृत्व में हुए, किस सन के आसपास हुए, बस इतनी चीज़ पढ़नी है। ठीक है, बाकी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, क्या करना है आपको, आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है, आधुनिक भारत की, कब, नेतृत्व और उद्देश्य। ठीक है, तो भले ही आप मोपला विद्रोह पढ़ो, भले ही आप वहाबी आंदोलन पढ़ो, कोई भी पढ़ो, आपको क्या करना है, आंदोलन कब हुए, किसके नेतृत्व में हुए और इसके पीछे उद्देश्य क्या था, किस दौर में हुए, सन। ठीक है, उसी से आप गवर्नर को क्या करोगे, लिंक कर दोगे। ठीक है, इतना आप करना। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। जल्दी ही आपके लिए अगला टॉपिक मैं उत्तराखंड का लेके आऊँगा, जल्दी ही मतलब कल। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज करना। थैंक यू।